अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि एक सास की नफरत की इंतहा। जिंदगी में इसके साथ जो भी किया सो किया, लेकिन इसकी मैयत को भी नहीं बख्शा। खोलता हुआ पानी उसकी मैयत पर डाल दिया। एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपकी रूह लरस जाएगी। बड़ी पर्देदार बीवी बनी फिरती है, रात को ये हरकतें करती है। ये आवाज मेरी सास की थी जो मैंने ऊंची आवाज में सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ये बात किसे कह रही है। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई थी। ये रात के 12 बजे का वक्त था। मुझे अपनी सास पर गुस्सा भी आ रहा था। वो हर वक्त बिला वजह बोलती रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मेरी बड़ी भाभी यानी मेरी जेठानी शहाना भाभी से ही बात कर रही है। शहाना भाभी के साथ इनका रोज अव्वल से झगड़ा ही चल रहा होता था। अक्सर ही शहाना भाभी निकाब पर्दे में रहती तो मेरी सासू माँ को गुस्सा आ जाता था। बहरहाल वो हमेशा यही करती थी कि एक दिन तुम्हारे पर्दे की असलियत मैं पूरी दुनिया को बता कर रहूंगी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहरहाल मैं जब बाहर आई तो भाभी के कमरे से आवाजें आती सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मेरी सास का शोर बढ़ता ही जा रहा था, साथ ही भाभी की चीखों में भी इजाफा होता गया। अब तो लग रहा था जैसे मामला वाकई में संजीदगी इख्तियार कर चुका है। मैं जैसे ही बाहर आई देखा तो भाभी के कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थी। शहाना भाभी अमूमन रात को कमरा बंद करके सोती थी। पता नहीं आज कैसे कमरा खुला रह गया। जो सास अम्मा अंदर चली गई, यही सोचती सोचती मैं भी शहाना भाभी के कमरे में गई। कमरे का दरवाजा खुला ही था। मेरी सास ने शहाना भाभी को बालों से पकड़ रखा था। वो इन्हें घसीटते हुए बाहर ला रही थी। बाहर लाकर इन्हें जमीन पर पटका और फिर कमरे को कुंडी लगा दी। बोली कि तुम्हारा आशिक जो अंदर बैठा है, इसका हाल मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी और ना ही मुझे यकीन आ रहा था कि शहाना भाभी का भी ऐसा कोई मामला हो सकता है। शहाना भाभी का शोहर 2 साल से दुबई में मुकीम अपनी रोजी रोटी की कोशिश कर रहा था। ऐसे में शहाना भाभी के यहाँ ऐसी हरकत बहुत बुरी और अजीब सी थी, क्योंकि एक शोहर अपनी बीवी के लिए जब कमाने के लिए परदेश जाता है तो इसे भी इसकी वफा का पास करना चाहिए। शोहर की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मुझे भी ये सोचकर शहाना भाभी से घिन आने लगी थी कि इन्होंने अपने शोहर को धोखा दिया है। ऐसी औरतों से मेरी वैसे भी नहीं बनती थी। बहरहाल शहाना भाभी फिलहाल मुजरिम की तरह नीचे पड़ी जमीन को घूरे जा रही थी। इनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर जमीन में जज्ब हो रहे थे। मेरी सास ने हाथ हवा में लहराते हुए इन्हें ललकारा और बोली, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जाओ जाओ साइमा, जाकर घर का दरवाजा खोलो। बाहर जो लोग खड़े हैं इस तमाशे को देखना चाह रहे हैं, इन्हें भी पता चले कि आज हमारे घर में क्या हो रहा था। सास के मुंह से ये बात निकलते ही शहाना भाभी इनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए अम्मी ऐसा ना करे। मेरे बाप ने सारी जिंदगी नेक नामी कमाई है। मेरी भी माशरे में बहुत इज्जत है। मोहल्ले वाले मुझे एक शरीफ औरत के तौर पर ही जानते हैं। आप मुझे बदनाम ना करें, वरना लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ना ही अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास भेजेंगे। हाँ तो हमें कौन सा जरूरत है तेरे 2 टकों की? जो तू कुरान नहीं पढ़ाएगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी मेरा बेटा दुबई में है, अच्छा खासा कमाता है, और तू जो बच्चों को पढ़ाती है वो भी आज सबकी नजर में आ ही जाएगा, ताकि तुम्हारी असलियत सभी को पता चले। अम्मी मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी शहाना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मगर मेरी सास पर एक जनून ही सवार था। इन्होंने घर का दरवाजा खोलने के लिए मुझे एक बार फिर हुक्म दिया। मजबूरन मुझे घर का दरवाजा खोलना ही पड़ा। 3-4 माकूल आदमी घर में दाखिल हो गए। मेरी सास इन्हें पकड़कर मेरे कमरे के सामने लाई थी, जहां से भाभी शहाना का कमरा नजर आ रहा था। अजी देखते हैं, आप हमारे घर में कोई आदमी घुस आया है। मेरी बहू से मिलने के लिए कोई आया था। अंदर कमरे में दबका बैठा है। मैंने इसे पकड़ रखा है। आप लोग इसे पकड़कर सवाल जवाब करें ताकि दोबारा किसी की हिम्मत न हो दूसरों के घर जाने की। मोहल्लेदारों की जब ये बात पता चली कि ऐसा हो चुका है तो वो भी मेरी भाभी को मशकूक और बुरी नजर से देखने लगे थे। जाहिर है एक औरत जो हाफिज कुरान हो, मोहल्ले में इसकी अच्छी शोहरत हो, जब इसके बारे में एक दिन आपको ये पता चले कि रात के पिछले पहर इससे कोई मर्द मिलने आया था, तो आप क्या सोचेंगे? यही कि वो सब कुछ जो वो लोगों को दिखाती है वो एक ढोंग के सिवा कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता था कि शहाना भाभी को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी। औरत में हवस इतनी भी नहीं होती कि वो किसी को अपने घर बुलाए, जबकि वो शादीशुदा हो और हर मामले को समझती हो। लेकिन खैर, अब जो हो चुका था वो हो चुका था।
मुझे भी शहाना भाभी पर अफसोस होने के साथ साथ इन पर तरस भी आ रहा था। शहाना भाभी का शौहर दुबई में था और जाहिर है इनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल था, मगर ये बात बड़ी अजीब सी थी। जो कुछ भी हुआ था इस पर मुझे शहाना भाभी पर गुस्सा भी आ रहा था। इन्होंने हमारे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, इज्जत नीलाम कर दी थी। इन लोगों ने मिलकर शहाना भाभी के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। जाहिर है अंदर मौजूद जो लड़का था उसने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा होगा। सब लोगों ने दरवाजा तोड़ने की सोची, मगर मेरी सास ने ऐलान कर दिया कि वो खबीस पिछली खिड़की से भाग चुका होगा, इसलिए ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी सास ने अहले मोहल्ला से कहा कि आप लोग अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो इस आशिक को पकड़ लेते जो मेरी बहू से मिलने के लिए आया था। पिछली गली से निकलकर वो फरार भी हो चुका है। इस बात ने शहाना भाभी की इज्जत खाक में मिला दी थी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा था, बस हक्का बक्का नजरों से सभी को देखते जा रही थी। मोहल्लेदार तो थू थू करके चले गए थे। मेरी सास शहाना भाभी पर फिर से बरसना शुरू हो गई। बता तुझे क्या कमी थी मेरे बेटे में जो तूने ऐसी हरकत की? मैं सुबह फोन करके उसे सारी बात बताऊंगी। मेरे बेटे को भी पता चले जिस बीवी के लिए वो परदेश में इतनी मुशक्कत काट रहा है वो इसकी पीठ पीछे क्या कर रही है। इसे भी तो पता चले कि तुम किस किस्म की औरत हो जिसके लिए वो इतनी ज्यादा दौलत कमा रहा है। वो तो इस काबिल ही नहीं। मेरी सास की बातें शहाना भाभी को समझ तो आ रही थी, मगर वो बस मुसलसल रोए जा रही थी। मैं समझती थी कि वो आकर माफी मांगेंगी। हम सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए। शहाना भाभी लड़खड़ाती हुई वहां पहुंची और सास के आगे हाथ जोड़कर बोली, अम्मी जान आप मेरे शोहर को कुछ मत कहिएगा, वो ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सास ने ये बात सुनकर शहाना भाभी के चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी सास को झूठा कह रही है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और तुझे लगता है मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी? कभी भी नहीं। अपने बेटे से कहूंगी कि 3 लफ्ज बोलकर तुझे फारिग कर दे, मेरी नजरों के सामने दफा हो जाना। नहीं अम्मा, मेरा तो इस घर से जनाजा ही उठेगा। अम्मा ने मुझे यही सिखाकर इस घर में भेजा था और मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उस लड़के को नहीं जानती। ये सुनना था कि मेरी सास को मजीद गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास के तर्श अल्फाज सुनकर शहाना भाभी वहां से चली तो गई, मगर मेरे दिल में बेचैनी सी होने लगी। आखिर शहाना भाभी ने ऐसा क्यों कहा और वो सब सच्चाई क्यों नहीं बता रही? बहरहाल वो अपने कमरे में चली गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुबह को एक तूफान आएगा जो कि सब घर वालों का इंतजार कर रहा है। सुबह के 3-4 बजे थे। हम लोग नमाज के लिए उठे। आज शहाना भाभी के कमरे का दरवाजा बंद था। सास ने भी दरवाजा बजाने की जहमत नहीं की। मैंने इनसे पूछा तो कहने लगी, अब अपने काले करतूतों के बारे में इसे भी पता चल चुका है कि कोई इसकी नमाज पढ़ने पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए आज दिखावा करने के लिए बाहर नहीं आई। वरना तुम तो जानती हो शहाना को सुबह उठते ही कुरान पाक लेकर बैठ जाती हैं, लंबी नमाज पढ़ती हैं ताकि सबको यकीन हो जाए कि शहाना एक साफ और पाक साफ औरत है, इसीलिए वो उन चीजों का खास ख्याल रखती है। मैं तो अपनी सास की बात को सही समझती थी, मगर जब सुबह के 10 बज गए शहाना भाभी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो जो मुझे फिक्र होने लगी। मैंने अपनी सास से कहा तो इन्होंने फिर से नजरअंदाज कर दिया। बोली कि कोई नाटक कर रही होगी, कोशिश कर रही होगी कि कहीं हम आकर इसके कमरे के दरवाजा बजाएं, फिर मोहतरमा नाराजगी का इजहार करे और बाहर आ जाए। मैं तो अपने बेटे को ये बात बता कर रहूंगी, चाहे वो जितनी मर्जी ड्रामेबाजियां कर ले। किसी तरह सास को मनाकर मैं शहाना भाभी के कमरे तक लाई। कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। हमने दरवाजा पीटा, फिर भी न खोला। अब मेरी सास को भी शक होने लगा था। बलाखिर मोहल्लेदारों को बुलाकर कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया। सामने का मंजर देखने के लिए नाकाबिले यकीन था। मेरी तो आंख में आंसू आ गए थे। शहाना भाभी बिल्कुल बेजान होकर बेड के वस्त में पड़ी थी। इनकी आंखें आसमान की तरफ थी। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपनी जान दे दी है, मगर वो अपनी जान कैसे ले सकती थी जबकि इस जवानी में कोई भी मरना नहीं चाहता। मैंने जाकर शहाना भाभी को हिला कर देखा तो वो वाकई मर चुकी थी। इनकी मौत की तस्दीक तो हो ही चुकी थी। शहाना भाभी अपने जुर्म की इस्लाह करने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। मैंने दिल में सोचा इनके पास तो मौका भी नहीं था कि ये अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग सके। ये बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी सास के दिल पर तो उस वाक़ये का कोई असर ही नहीं हुआ।
जब इन्होंने अपनी बहू को मुर्दा देखा तो इन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि आज से 2 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी। अब ये अपने ही करतूतों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह को प्यारी हो गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मुझे अपनी सास की संगदिली पर हैरत हो रही थी। वो कैसे अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कर सकती थी, जबकि वो बहू जो अब इस दुनिया में भी नहीं रही थी। मेरी सास ने कहा, अपने ही काले करतूतों की वजह से ये औरत आज इस हाल को पहुंची है। अगर ये ऐसी ना होती तो आज तक इसकी औलाद हो जाती। वो तो बहुत सारी बातें कर रही थी जिनकी वजह से मुझे अब शहाना भाभी पर मजीद अफसोस हो रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाफिज कुरान औरत की मौत यूं एक इल्जाम पर हो जाएगी जिसके बारे में इसने अपनी सफाई भी पेश नहीं की। मगर अब जाहिर है मोहल्ले वालों में सभी एक ही बात फैल चुकी थी कि शहाना भाभी ने अपनी बदकारी को छुपाने के लिए मौत की आगोश में पनाह ले ली, जबकि कोई नहीं जानता था कि शहाना भाभी की मौत कैसे वाक़या हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि अब हमें इनकी तदफीन का बंदोबस्त करना होगा। जाहिर है एक यतीम लड़की को आप कहाँ दफनाएं, इसके घर वाले तो है नहीं, और फिर आप अपने बेटे को भी इतला कर दें। मेरी सास ने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं अपने बेटे को इस बेवफा और बदकिरदार औरत की मौत के बारे में क्यों बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब करूं। मेरे बेटे को कुछ और दिन खुशफहमी में जीने दो, इसके बाद कह दूंगी कि किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई, ताकि इसे बीवी के साथ हमदर्दी न महसूस हो। सास की बातें परेशान कुन थी, लेकिन जाहिर है मैं तो इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने सास को कहा कि अब हमें इनकी तदफीन का इंतजाम करना होगा। तब मेरी सास ने अजीब सी बात बोली। कहने लगी कि देखो, इस बदकिरदार बेहया औरत के लिए गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, मैं ही इसे गुस्ल दूंगी और तदफीन के लिए लोगों को बुलाएंगे। कब्र का इंतजाम तुम करो जाकर, गोरगन को कुछ पैसे दो ताकि इसकी कब्र खोदी जाए। मेरी सास का रवैया तो ऐसा था जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मर गई हो, जिसके लिए इनको कोई परेशानी नहीं थी। असल हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब मेरी सास ने जुलाई के महीने में गर्म पानी चढ़ा दिया। गर्म पानी को देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि गर्म पानी तो सर्दियों में नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आज जुलाई का महीना था, सख्त गर्मी थी। तपती हुई गर्मी में ऐसे पानी को गर्म करने की जरूरत मुझे समझ नहीं आ रही थी। सास से पूछा तो कहने लगी, मैं इस पानी से शहाना को गुस्ल दूंगी। अम्मा जी क्या हो गया है, ठंडे पानी से गुस्ल दीजिए। माना कि वो मर गई हैं, इनकी मौत वाक़या हो गई है, मगर मुर्दे को भी तकलीफ होती है। गर्म पानी डालेंगी तो इनकी रूह को तकलीफ होगी। अरे काहे की तकलीफ होगी बेटा, मैं तो गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मैं इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी, खोलता हुआ पानी डालूंगी ताकि गंदगी साफ हो जाए। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी पलीत औरत को पाक साफ करूंगी? हरगिज नहीं, मैं तो बस गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। खोलता हुआ पानी जब जिस्म पर पड़ता है तो वैसे भी सारी गंदगी उतर जाती है। जिस्म पर ही क्या, खोलता हुआ पानी तो पत्थर से भी गंदगी को साफ कर लेता है। लेकिन सास की बात सुनकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इनसे कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत जो मर चुकी है, इस पर खोलता हुआ पानी डालकर आप इसकी रूह के साथ भी नाइंसाफी करेंगे। मगर मेरी सास बाज नहीं आई, कहने लगी कि मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो तुम इसे गुस्ल दे दो। मैं ऐसा कर भी सकती थी, मगर जानती थी कि ऐसा करने पर मेरी सास मुझे ही बुरा समझेगी, कहेगी कि अब तुम पर भी मेरी पहली बहू का साया पड़ गया है। मेरी सास बहुत जालिम औरत थी, इसलिए मैं इसके सामने जबान नहीं खोलना चाहती थी। मगर सच पूछिए तो मुझे शहाना भाभी पर बेहद तरस आ रहा था। फिर दिल में सोचा कि खोलता हुआ पानी डाले या फिर ठंडा यख पानी। मुर्दे को तो वैसे भी ही पता नहीं चलता कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने जब पानी की तरफ देखा तो वो पानी अब खोल रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि इस पानी को अब उतार देना चाहिए, पानी काफी गर्म हो चुका है, खोलते हुए पानी से तो नहीं नहलाएंगी ना? नहीं बेटा, गंद पर जो भी डालो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो जानती हो कि वो एक खबीस औरत थी। अच्छा है, इसके गुनाहों की सजा इसे दुनिया में ही मिल जाएगी तो आखिरत में कम अजाब होगा। मैं अपनी सास पर हैरान थी कि वो एक मुर्दा औरत के बारे में कैसी बातें कह रही थी। इन्होंने वो खोलता हुआ पानी मुझे बाल्टी में डालने को कहा। मेरा दिल इस पानी को देखकर कांप गया था। पानी बहुत ज्यादा उबला हुआ था, ऐसा कि इसके गिरने से भी हाथ जल जाए। मैंने पानी को बड़ी एहतियात के साथ बाल्टी में डाल दिया, कहीं ये मुझ पर न गिरने लगे। मगर फिर मुझे इसे कमरे तक ले जाते हुए बहुत दुख हो रहा था। मैंने कमरे में पानी लाकर छोड़ा। मेरी सास ने कहा कि अब तुम सब बाहर चले जाओ, मैं अपनी बहू की तदफीन की जिम्मेदार खुद हूँ।
اسے نہلانا دھلانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتی تھی میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کریں گی۔ کھولتا ہوا پانی ظاہر ہے کسی پر بھی ڈالیں گے تو یہ آگ کی نفرت کی انتہا ہوگی، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ عورت میرا کیا حشر کرے گی۔ میری شادی کو تو ابھی تک 2 مہینے ہی ہوئے تھے، ان کے سامنے زیادہ زبان بھی نہیں چلانا چاہتی تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میری باقی تینوں نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئی۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری ساس کی چیخوں کی آوازیں سن کر نندوں نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر ساس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازہ کسی طرح کھول لو۔ میری ساس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ساس کی چیخنے کی آوازوں کی بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم نے دوسری طرف سے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساس نے کمرے کی کھڑکیوں کو بھی پیچھے سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی سے کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا، کل رات کو محلے داروں نے دروازہ توڑ دیا تھا، اب دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑنا پڑ جانا تھا۔ محلے والے کو ایک بار پھر سے بلایا گیا۔ ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے کو توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نندیں کمرے کے باہر جمع ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بھی بھابھی کو آشکار ہونے نہیں دیں گی، اس لیے کمرے کے باہر وہ خود کھڑی تھی۔ انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری تینوں نندیں کمرے میں بند ہو گئی۔ انہوں نے دروازے کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں مکمل خاموشی تھی، البتہ میری چھوٹی نند کے رونے کی آوازیں آ رہی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ میری بڑی نند نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں ٹھنڈا پانی اندر کمرے میں لے کر گئی تھی، مگر مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ وہ ایمبولینس کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندوں نے بھابھی شہانہ کا جنازہ نکال دیا تھا۔ سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ وہ عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ نے کہا کہ شہانہ کی بد دعا لگی ہے۔ ان لوگوں کو شہانہ جیسی عورت پر انہوں نے غلط الزام لگایا، جبکہ دوسری طرف نند کا رونا پیٹنا دے کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی بھابھی کی مجرم ہے۔ اس نے تو سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی بھی کو میں نے مارا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کر دی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس کی عمر بس 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگانا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے کہ اس کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 30-35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی۔ کہنے لگی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے دار کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کسی نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب شہانہ بابی کی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ بابی شہانہ کو قبرستان پہنچا دیا گیا تھا۔ بابی شہانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ میں نے یہی بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی کہ امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ امی کو کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اسی لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گے۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں ہی نندیں بڑی روب والی تھی، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر بھابی شہانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ کہنے لگی ابھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر ہی دیکھتی تو وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتے تھے۔
ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں، ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتا چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا ہونٹ بھی جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال بھی پورا جل کر لٹک چکا تھا، جبکہ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ تو یہ دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی، بابی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بار بار خود کو کیوں کوستی ہو؟ کہنے لگی، شاہانہ بھابی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا، لڑکا جس کا نام عارف ہے اسے اماں نے ہی گھر بلایا تھا، میں ہی اماں کے ساتھ مل کر بھابی کو بدنام کیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا ہے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر اسے اور کوئی بیماری نہ سہی مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا، کیونکہ پچھتاوا ایک بار دل میں آ جائے پھر زندگی بھر نہیں جاتا۔